This for conference will now be this recorded. opportunity. It's my immense pleasure to introduce today's speaker, Dr. Sandeep Rajput sir. Dr. Sandeep Rajput sir have completed his BMS from SGR Ayurveda Medical College, Solapur. Sir has completed his post-graduation in MD Kai Chikitsa from Sion Ayurvedic Medical College, Sion, and sir is now currently working as associate professor in Kaumar Nritya department, YMT Ayurvedic Medical College, Kharghar. Now I would like to request Dr. Sandeep Rajput sir to continue with his lecture. Over to you, sir. नमस्कार। सर्वप्रथम मंगलावचरण। आज का लेक्चर गुरु को समर्पित है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। yes. जो आज का लेक्चर है ये नाड़ी के और जो आज का ये लेक्चर है नाड़ी के बारे में है। जो हमने स्क्रीन में देखा है कि सरस्वती देवी जो गायन की देवता है उनके हाथों में वीणा है। यथा वीणा कथा तंत्री सर्व रागान प्रकाश रागान प्रभाषते, मतलब जो वीणा है वीणा से हर राग वहां से उत्पन्न हो सकता है। उसी तरह हमारे हाथ में जो नाड़ी है वो नाड़ी को हम समझ सकते हैं। नाड़ी को हमें जानना है, वो रोगों को प्रकाशित करती है। मतलब रोग समझने के लिए नाड़ी ये अकेला माध्यम पर्याप्त हो सकता है अगर उसमें हमने मास्टरी की तो ये नाड़ी हमें समझना कैसे, जो ये ज्ञान है विज्ञान है। हमारे शरीर में जो शरीर है ये पंचमहाभूत का है और उसमें रहने वाला ये शरीरी ज्ञान जिसको मिलता है वो है आत्मा। जो भी हमारे प्रमाण है, जो प्रत्यक्ष प्रमाण जब हम देखेंगे तो आत्मा मनो अर्थानाम सन्निकर्षा प्रवर्तते व्यक्ते तदात्वया बुद्धि प्रत्यक्ष सा निरुच्यते। मतलब जो भी ज्ञान है वो हमारे आत्मा को मिलता है। आत्मा को जब वो ज्ञान मिलता है तो उसका ज्ञान बढ़ता है। तो उस हिसाब से जो ये इंटरप्रिटेशन है नाड़ी का वो हमारे शरीर में आत्मा ही हमें बताता है कि उसमें डिफॉर्मिटी कहाँ पे है। जैसे कि भगवत गीता में बताया है कि वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नव गृणानि नरोपराणि। मतलब जैसे जीर्ण हुआ, मतलब जैसे पुराना वस्त्र छोड़ के हम नए वस्त्र धारण करते हैं, उसी तरह जीर्ण हुआ जो शरीर है वो आत्मा छोड़ के दूसरे शरीर में जाता है। मतलब जीर्ण जब शरीर होता है तो सर्वप्रथम आत्मा को वो पता चलता है। तो ये नाड़ी समझने के लिए हमें उन लेवल का, हमें मेडिटेशन से आत्मा के लेवल का हमें नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि नॉलेज के दो टर्म है, एक है ज्ञान चक्षुषा और दूसरा है ध्यान चक्षुषा। तो ज्ञान चक्षुषा हमारे डे बाय डे हमारे आईक्यू बढ़ता जाता है, लेकिन जब ये ध्यान चक्षुषा हमें हमारे जो सोल है सोल की पावर बढ़ाता है। तो इसीलिए जो ये वेवलेंथ है एक शरीर का, जो अंदर की जो दुख है वो समझने के लिए, अंदर की वेव को समझने के लिए हमारा जो आईक्यू लेवल है उस लेवल का होना चाहिए। इसीलिए आत्मा ये अनादि है, अनंत है, और वो भगवत गीता में बोला है नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। उस हिसाब से ये हमारे सोल को समझना है कि एग्जैक्टली उसको क्या हुआ है। इसको डे बाय डे उसको हमको समझना है। वो रक्त के साथ पूरे शरीर में वो परिभ्रमण करता है। रक्त की जीव स्थिति, जैसे हम बोलते हैं कि पंचमहाभूत और चेतना का स्थान ये शरीर को हम बोलते हैं, तो उसमें जो जीव है वो रक्त के साथ पूरे शरीर में परिभ्रमण करता है और शरीर की वृद्धि और क्षय ये रक्त के साथ ही उसका उस पे डिपेंड है। मतलब आत्मा अगर शरीर में जर्जर हुआ है तो वो आत्मा को ही समझेगा, अगर वो बहुत ही जर्जर हुआ है तो छोड़ के जाएगा। और कहाँ पे उसका जर्जर और उसका क्षय और वृद्धि है वो समझने के लिए हमें एक पल्सेशन बहुत समझना जरूरी है। जो रक्त में पंचमहाभूत है
वो शरीर में शरीर के साथ वो परिभ्रमण करता है रक्त के साथ। तो उसको समझने के लिए ये हमारा आयुर्वेद शास्त्र हमारे ही टर्म से हमें समझना है। जो ज्ञानवंतों के लिए प्रत्यक्ष और अनुमान, प्रत्यक्ष आत्मा मनो अर्थानाम सन्निकर्ष, मतलब आत्मा तक उसका नॉलेज जाना चाहिए, और ज्ञानवंतों के लिए वो दो प्रमाण है, सत और असत। अभी तक आपको बहुत से लोगों को नाड़ी के बारे में पता होगा, लेकिन जिनको पता नहीं है उनके बारे में अभी तक नाड़ी असत है, उसके बाद वो सत हो जाएगा। मतलब ये सत और असत वो अपने प्रमाण और अपने ज्ञान पे वो डिपेंड करता है। वो उसके लिए जो परीक्षा है उसका सहायता लेके असत से हमें सत में जाना है, मतलब अभाव से भाव में जाना है। तो त्रिविध परीक्षा आप तो प्रत्यक्ष अनुमान से ही हमें उसका रिकॉग्नाइज हो सकता है। तो त्रिविध परीक्षा और है दर्शनम स्पर्शनम प्रश्न ही। तो इसमें जो स्पर्श है, स्पर्श में ये हमारे चरक में उन्होंने चरक इंद्रिय स्थान तीसरे अध्याय में परिमर्शनीय अध्याय, वहां पे उन्होंने स्पर्श के बारे में इंद्रिय स्थान में बताया है। तो वहां पे वो स्पर्श का जो भी पैरामीटर है वो समझ के इंद्रिय स्थान में स्पर्श बताया है, तो उसको समझ के उसके बाद उसका जो रोगों का निदान है प्रारूप लक्षणम, मतलब पूर्व रूप का वो लक्षण को बताता है। पूर्व रूप को लक्षण बताने के लिए दर्शनम स्पर्शनम प्रश्न ही, ये तीन से हमें पूर्व रूप हमें समझते हैं। ये पूर्व रूप कहाँ दिए हैं? तो रोग चतुष्पाद जो 17वां अध्याय है, केंद्र शीर्षीय अध्याय, वहां पे पूर्व रूप क्षय के 25 और वृद्धि के 25 और सन्निपातज के 12 ऐसे 62 जो लक्षण दिए हैं दोषों के, वो पूर्व रूप है। वो समझने के लिए स्पर्श से भी हम समझ सकते हैं। तो ये युक्ति से ही समझना है। ये त्रिकाल बाधित है, मतलब ये जो नॉलेज है एक बार आत्मा तक वो समझेगा, इंटरप्रिटेशन हो जाएगा, तो ये त्रिकाल में हमें उसका नॉलेज मिलता जाएगा। तो ये लुप्त हुआ नाड़ी शास्त्र है, उसको समझने के लिए हमारी परीक्षा से उसको समझना है। जो षड्विध परीक्षा है, जो श्रोतेंद्रिय जो पंचेंद्रिय है और प्रश्न है, वहां पे स्पर्शेंद्रिय भी है, मतलब यहाँ से भी हमें समझना है। लेकिन योग रत्नाकर ने जो बताया है, योग रत्नाकर ने जो अष्टविध परीक्षा बताया है, नाड़ी मूत्र मल जीवा शब्द द्रुक आकृति स्पर्श द्रुक आकृति, यहाँ पे नाड़ी और स्पर्श ये दोनों से भी हमें व्याधियों के रोग क्रांता शरीर से स्थाना, वहां तक स्थान में तक देखना। इसीलिए 7 लेयर ही क्यों? बिकॉज स्किन के 7 लेयर है, इसीलिए हर एक लेयर में हमें क्या देखना है? तो हमें बस दोष ही देखने हैं। तो दोष निदानार्थ करो रोगो नाड़ी जिह्वा अक्षि मूत्रतः, ये समझने के बाद ही हमें चिकित्सा करनी है। उससे भी नाड़ी मूत्र जिह्वा लक्षणम योन विंदन्ति, जो इनको समझता नहीं है, नाड़ी मूत्र और जिह्वा को जो समझता नहीं है, वो मारे त्यशु वे जंतु, मतलब वो अपने पेशेंट को मार देता है। तो इसीलिए कम से कम हमें नाड़ी मूत्र और जिह्वा का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। वैद्यो न यशो भवेत, अगर इसका उनको नॉलेज नहीं है तो वो वैद्य का यश मिलता नहीं है, उसकी कीर्ति बढ़ती नहीं है। तो कीर्ति बढ़ने के लिए ये जो लुप्त हुए जो शास्त्र है उसको हमें समझना है। जीवा शास्त्र हमें समझना है, मूत्र शास्त्र हमें समझना है, नाड़ी शास्त्र हमें समझना है, जो कि लुप्त हुआ शास्त्र है उसको हमारे प्रमाण से ही समझना है। इसीलिए अभी तक का जो लेक्चर था वो थ्योरेटिकल था, वो विदाउट थ्योरेटिकल आप प्रैक्टिकल में जा नहीं सकते। अभी हम इसके आगे हम जाएंगे प्रैक्टिकल। तो रोगों अपरिच्छेद तदंतर औषधों, यही हमको सबको पता है। और रोगों का हमें व्याधियों का नाम याद हो और उसको समझे, ये जरूरी नहीं है। बिकॉज व्याधियां ऐसे न ऐसे डे बाय डे बढ़ती ही जाने वाली है। मतलब चरक चिकित्सा स्थान में 30 अध्याय है, लेकिन अभी देखेंगे तो व्याधियों के असंख्य उसके नॉमेनक्लेचर बन चुके हैं। तो उनको समझना कैसे है? नास्ति रोगो विना दोषा, मतलब दोष के बगैर व्याधि नहीं है। ये एक वर्ड हमारे लिए काफी है कि दोषों के बगैर व्याधि नहीं है। तो हमें क्या समझना है? हमें दोष ही समझने हैं। तो 7 स्तर में जो नाड़ी हम देखने वाले, तो हर एक स्तर में दोषों के तरतमत्व हमें देखना है। तो अनुक्त अपि दोषाणाम लिंगम व्याधिम उपाचरित, मतलब जो अनुक्त है, अभी तक दोषों के अनुक्त जो भी लक्षण है उनको समझ के हमें व्याधि को समझना है। मतलब उसका स्थान, उसका धातु, उसका स्रोत, उसका मूल, ये सब समझने के बाद हमें एक पिन पॉइंट हमें प्रेजेंटेशन में जाना है। मतलब महाराष्ट्र में रायगढ़ में पनवेल में सेक्टर 3 में ऐसे जो पोस्ट ऑफिस में जो ये जाता है ना, ये प्रीफिक्स नाड़ी भी हमें बताता है। तो वो कैसे बताता है? 7 लेयर में
हमें प्रीफिक्स बताएगा। टू बी कंटिन्यू, आगे का लेक्चर ये थ्योरेटिकल नहीं है, प्रैक्टिकल है। तो अभी हम जाते हैं। तो नाड़ी को धमनी, जो अंगुष्ठ मूले के नीचे जो बताया है, उसको जीव साक्षिणी बोला है। और वही सुख और दुख का वो ज्ञाता है। सुख मतलब क्या? आरोग्य। दुख मतलब क्या? आरोग्य। मतलब उसको समझने के लिए जीव साक्षिणी मतलब नाड़ी एक अकेला पैरामीटर सफिशिएंट है। और वो समझने के लिए हमें कैसा होना चाहिए? हमें पांडित्य, उस सब्जेक्ट में हमें पांडित्य होना चाहिए। तो वो समझने के लिए उसको हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप समझना है। और नाड़ी से क्या होना है? ज्ञानार्थ रोगीना। तो ये जो अंगूठ मूले के जो नीचे का जो नाड़ी है, उसको समझने के बाद हमें क्या होगा? रोगों का ज्ञान हमें प्राप्त होगा। वो समझने के लिए वैद्य के कुछ नियम बताए हैं और रुग्ण के कुछ नियम बताए। तो वैद्य कैसे होना चाहिए? वो प्रज्ञ होना चाहिए, वो प्रज्ञ चिकित्सार्थ होना चाहिए। उसको हर प्रज्ञ मतलब उसकी ज्ञान वो अच्छा होना चाहिए, प्रगल्भ होना चाहिए। और वो विशोधयित मतलब उसका विशुद्ध होना चाहिए ज्ञान। चिकित्सा के बाद, चिकित्सा के लिए वो उसका चित्त स्थिर होना चाहिए। उसके पीछे ईएमआई, बैंक का लोन और इसका लेक्चर और ये उसके बारे में वो संभ्रमित नहीं होना चाहिए। वो चित्त स्थिर होना चाहिए। उसका जो आत्मा और मन है वो प्रशांत होना चाहिए। इसीलिए मैंने आपको जो आत्मा जो बोला ना, वो इसके लिए बोला। इसीलिए मेडिटेशन बहुत जरूरी है। मेडिटेशन से ध्यान चक्षुषा हमारा बढ़ता है और हमारा एक्सेलेंट नॉलेज हमारा बढ़ता है। तो ये इसके लिए प्रशांत होना चाहिए। विशारद, वो जो विशारद है वो किस चीजों में विशारद होना चाहिए? उसको कंटिन्यूस उसका नॉलेज होना चाहिए। उसको स्पर्श का नॉलेज होना चाहिए। उसको टच का नॉलेज होना चाहिए। स्पर्श अंगुली भी नाड़ी जानिए, जानिए मतलब उसको समझना चाहिए कि कैसे कैसे उसमें वो एक्सपर्ट होना चाहिए। ये वैद्य के गुण हुए। अभी रुग्ण कैसा होना चाहिए? तो फीमेल का लेफ्ट हैंड का नाड़ी का स्पर्शन करना चाहिए और मेल का राइट हैंड का स्पर्शन करना चाहिए। और वो थोड़ा सा विनामित मतलब थोड़ा सा नीचे की ओर झुका हुआ होना चाहिए। और हाथ के जो पंजे हैं वो थोड़े से फैले हुए होना चाहिए। और पीड़ा रही मतलब उसमें अकड़न नहीं होनी चाहिए, बहुत ही सही होना चाहिए। और जो जो एल्बो है वो थोड़ा सा 150 में झुका हुआ होना चाहिए। और यहाँ पे जो पंजा है वो इंटरनली फ्लेक्स होना चाहिए। अगर राइट लिया है तो ये जो लिखा है वो राइट हैंड के और लिखा है, इसीलिए वो वाम में वो थोड़ा सा झुका हुआ होना चाहिए। इसीलिए ये यहाँ पे रेडियल आर्टरी जो है वो पूरा का पूरा फ्लैट सरफेस उसको मिलता है। वो फ्लैट सरफेस मिलने की वजह से हमें क्या क्या होता है? यहाँ पे टच करने के लिए वो नाड़ी सुपरफिशियली हमें महसूस होती है। और सुबह के वक्त हमें 3 बार उसको टच करना है। 3 बार में हमें 7 लेयर तक हमें जाना है। तो ये ऐसे एक प्रहर में देखना है। लेकिन 3 बार जब हम टच करते हैं तो हर एक बार मिनिमम 1 मिनट तक उसको टच करना है। उसका तरतमत्व समझना है। ये तरतमत्व ये चीज है क्या? तो ये तरतमत्व चीज जैसे लेयर बाय लेयर आएगा तब आपको समझेगा। ये जो नाड़ी है, ये रेडियल आर्टरी को देखने के वक्त हमको थोड़ा सा ये इसको अंदर की ओर झुका होना चाहिए। तो हमें यहाँ पे कंकणाकृति हमें दिखती है। कंकणाकृति के नीचे ये रेडियल बोन है, वहां पे वो आर्टरी पूरा का पूरा सरफेस फ्लैट सरफेस जाता है। तो यहाँ पे हमें वो टच करना है। यहाँ पे 40 mm का हमें फ्लैट सरफेस मिलता है। यहाँ पे हमारे 3 अंगुली अच्छी तरह से बैठती है। ऐसे शास्त्रों में 8 जगह पे हमें नाड़ी टेस्ट करने के लिए बोली है। कैरोटिड आर्टरी, टेम्पोरल आर्टरी, पॉप्लिडियल आर्टरी, इंग्वाइनल आर्टरी, एक्सिलर आर्टरी, टिबियल आर्टरी। ऐसे 8 जगहों पे नाड़ियों को चेक करने के लिए बोला है। पहले युद्ध होते थे, हाथ पांव कटते थे, इसीलिए नाड़ी चेक करने के लिए 8 स्थान बताए हैं। लेकिन ये सबसे अच्छा कंकणाकृति है, बिकॉज यहाँ पे जीव साक्षिणी बोली है अंगुष्ठ मूलक के नीचे। तो उसके आजू बाजू का जो सरफेस है ये हमें बहुत अच्छी तरह से ये नॉलेज उसका होना चाहिए। बिकॉज हम जहाँ पे टच कर रहे हैं उसके आजू बाजू कौन सा लेयर है, कौन सी मसल है, स्किन है, बोन है, टेंडन है, ये सब उसका नॉलेज होना अच्छा जरूरी है। नहीं तो हम आर्टरी नहीं देखेंगे, फिर हम एक आधा टेंडन देखेंगे और उसका पल्सेशन नहीं मिलेगा। तो ये भी गलत है। तो इसीलिए उसका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर होना बहुत जरूरी है।
नैन होना बहुत जरूरी है। अभी वो नैन होने के बाद ये शास्त्र में जो जो चीजें बताई, योग शास्त्र, योग रत्नाकर में नाड़ी के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से कैसे उसका वर्णन किया है। बहुत से भी न्यू राइटर थे, उन्होंने भी शास्त्र को अनुग्रहित करते हुए उन्होंने अपना एक टेक्स्ट बुक बनाया है, उसको भी हम शास्त्र बोल सकते हैं। और नाड़ी समझने के लिए संप्रदाय, जो अपने गुरुवर्य है उनका जो संप्रदाय है, नाड़ी नाग संप्रदाय है, जो भी संप्रदाय है उनसे भी हम नाड़ी सीख सकते हैं। और वो सीखने के बाद उस नाड़ी को स्वानुभव से उसको बढ़ाना है। ऐसे 3 स्टेप से हमें नाड़ी सीखना है और ये कंटिन्यूस सीखना है। बिकॉज बिना शास्त्र से अगर नाड़ी नाड़ी हम सीखते हैं, इसीलिए अभी तक जो लेक्चर था वो पूरा थेरोटिकल था। बिकॉज बिना शास्त्र से जब नाड़ी सीखते हैं तो ब्रह्माघात होगा। अगर मैं आपको कोई भी चीज मेरे स्व प्रमाण से सिखाऊंगा तो ये मेरे लिए ब्रह्माघात होगा, वो मुझे होना नहीं चाहिए। इसीलिए मैंने आपको ये शास्त्र का जो थेरोटिकल पार्ट है वो पहले सिखाया, और उसको परीक्षा करने के बाद जैसे रत्नकार हर चीज को कंटिन्यूस देखने के बाद बस फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड से उसको समझ में आता है, ये हीरा है, ये मोती है, माणिक्य है, वो समझने को आता है, उसका कैरेट भी समझने को आता है। उसी तरह शास्त्र, शस्त्र और सलील, ये 3 चीजें उसको गुण और दोष की कामना रहती है। अगर वो दूषित हुआ तो वो आगे बहुत दूषित फैलाएगा, उसको पात्र और पात्र की अपेक्षा होती है। इसीलिए जो थेरोटिकल के बगैर प्रैक्टिकल होता नहीं है, इसीलिए अभी तक का थेरेटिकल लेक्चर हुआ। अभी उसमें देखना क्या है, तो ये हर चीजें हमें देखनी है। तो हमें भाव देखने, अनुभव गम्य जो हमें समझाए, हमें क्या समझना है। तो सुपरफिशियल लेयर में हमें स्फुरण देखनी है, गति देखनी है, वेग देखना है, लय देखना है, बल देखना है, आकृति देखनी है, काठिन्य देखना है, तापमान देखना है, उससे वात पित्त कफ का कोरिलेशन देखना है, उसका प्राकृत भाव देखना है, उसका विकृत भाव देखना है। तो उस तरीके से ये लेयर बाय लेयर हमें वो समझना है। तो ये सब चीजें हमें देखनी है। लेकिन आज का लेक्चर ये नहीं है। आज का लेक्चर, इसके लिए अलग सा लेक्चर लगेगा। उसके लिए जो ऑर्गेनाइजर है उनको मैं बोलूंगा कि नेक्स्ट लेक्चर मेरा इसी भाव पर रखो। लेकिन आज लेयर बाय लेयर ही सीखेंगे। तो लेयर बाय लेयर क्या है, तो एक कंपन है हृदय से होते हुए, जो नाड़ी का जो कंपन है वो हृदय से होते हुए, हृदय से वैन वायु से आहार का परिणमन होते हुए रस रक्त का संवहन होता है, वो पूरे शरीर में फैलता है। तो वो इन लहरों के साथ, लहरों की तरह हमारे शरीर में, पूरे शरीर में प्रसारित होते हैं। तो ये जो कंपन है, ये वात की अलग, पित्त की अलग, कफ की अलग, ऐसे वो गतियों से वो एक स्थान से दूसरे स्थान से वो बहने लगते हैं। तो हर फिंगर में उसका पल्सेशन अलग अलग होता है, और ये पल्सेशन एम्पलीट्यूड और वेवलेंथ डिसाइड करती है कि जिसका एम्पलीट्यूड, किसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है, किसकी वेवलेंथ ज्यादा है, उस हिसाब से वात पित्त कफ का मॉलिक्यूल हमारे शरीर में फैलता है। हमारे शरीर में ऐसा एक भी घटक नहीं है कि जिसमें त्रिदोष नहीं है। तो ये वेवलेंथ उसी हिसाब से अपने मॉलिक्यूल के साथ घूमते रहेंगे पूरे शरीर में। तो कुछ इस तरीके से वो सन्निपातज अवस्था में घूमेंगे। तो वातज का जो एम्पलीट्यूड अगर आप देखेंगे तो वातज का एम्पलीट्यूड थोड़ा ज्यादा है लेकिन वेवलेंथ कम है। पित्त का एम्पलीट्यूड मध्यम है और वेवलेंथ मध्यम है। कफ का एम्पलीट्यूड कम है और वेवलेंथ ज्यादा है। तो इस हिसाब से सन्निपातज अवस्था में हमारे शरीर में मॉलिक्यूल्स बहने लगते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से हमें दिखने को मिलता है। द्वंद्वज अवस्था में पित्त और कफ और पित्त और वात कुछ इस तरीके से घूमने लगती है। तो ये गतियां होती है। तो ये उष्ट्र गति, गज गति, हंस गति, पारावत गति, ये गति है, सर्प गति, ये गतियों से हमें समझना है। लेकिन आज का भी लेक्चर ये गतियों की ओर नहीं है। आज का लेक्चर बस दोषों की ओर है। मैं आज आपको 7 लेयर में बस दोष ही सिखाने वाला हूँ, और दोष इस तरीके से सिखाऊंगा कि आपको पिन पॉइंट उसका लोकेशन पता चलेगा। ये गतियां हैं, गतियों से भी नॉलेज होता है, व्याधियों डायग्नोस होती है, लेकिन ये अलग सा टॉपिक है। लेकिन आज का टॉपिक बस 7 लेयर है, मतलब इसके लिए भी एक अलग सा लेक्चर जाएगा, जो कि आज इतना वक्त नहीं है। आज बस 7 लेयर में ही हम सीखेंगे। तो 7 लेयर में जो ये वात पित्त कफ है, ये एम्पलीट्यूड वात का ज्यादा है, वेवलेंथ कम है, जो हमने इस पिक्चर में देखी है कि वात का एम्पलीट्यूड ज्यादा है, वेवलेंथ कम है। तो इसी का पूरा ये चार्ट है। नॉर्मल सुश्रुत के अनुसार रक्त और पित्त सहचर्य है, इसीलिए मुझे पित्त और रक्त को नॉर्मल समझना है। उसके बियॉन्ड जो रहेगा वो एबनॉर्मल है, वो कफ का एम्पलीट्यूड कम है, वेवलेंथ ज्यादा है। इसीलिए अगर ये अगर अपन
स्लाइड देखेंगे तो इसमें वात के 2 वेवलेंथ खत्म होने तक कफ के 3 वेवलेंथ खत्म होते हैं और कफ के 3 और पित्त के 2.5 ऐसे वो वेवलेंथ खत्म होते हैं, लेकिन वात के 2 ही वेवलेंथ खत्म होते हैं। तो उस हिसाब से उसका गति है। वात का जो नाड़ी है कठोर, शीत और तनु लग के जो सुपरफिशियल जब हम टच करते हैं तो वो कठोर है, शीत है, तनु है, वो उष्ण स्पर्श वाली है, मोटी है, उसको हमें देखना। अगर मोटी है तो आर्थरोस्क्लेरोसिस होने के चांसेस ज्यादा है। स्फुरण में चंचल है, क्या है, और कफ का स्पंद मंद है, सर्प गति, मंडूक गति, इन प्राणियों को देखना है, उनकी चाल को देखना है, उसको समझना है कि एग्जैक्टली उनका हाव भाव और उनका लोकेशन कैसा है। लेकिन किन अवस्था में नाड़ी नहीं देखनी है? जिन्होंने सद्य खाना खाया है, जिन्होंने नहाया हुआ है, जिन्होंने जो स्नेह जिन्होंने पिया है, जो अवगाह स्वेद उन्होंने लिया है, भूख और प्यास से जो पीड़ित है, उनकी नाड़ी नहीं देखनी है। इनको छोड़ के बाकी सबकी नाड़ी देखनी है। तो पहले डोंट समझना है, उसके बाद में डू हमें समझ में आता है। तो नाड़ी के जो लेयर है, आज का लेक्चर अभी हम शुरू करते हैं प्रैक्टिकली। जो नाड़ी का लेक्चर है, जो 7 लेयर है, तो ये जो साउथ के जो एक वैद्य है बसवेश्वर सर, उनका ये स्लाइड है, मैं आपको बता रहा हूँ। उन्होंने 7 लेयर के तक नाड़ी कैसे देखनी है उसके बारे में उन्होंने बताया है। तो ये अपर लेयर ये स्किन तक बहुत ही सुपरफिशियल रहता है। उसके बाद में अबाउ क्यू आई डेप्थ, अगर हम देखेंगे ना, देखो सिंपल सी बात है, अगर ये सुपरफिशियल है तो ये एकदम डीपर जो मैंने टच किया है वो पूरा का पूरा 7th लेयर में जाएगा, अबाउ द बोन। ये 7th लेयर है, ये 7th लेयर में पूरा डीप में जाएगा। सुपरफिशियल में फर्स्ट लेयर दिखेगा, उसके बाद में अबाउ क्यू आई डेप्थ, और उसके बाद ब्लड डेप्थ जो सेंटर में आता है, ये उसका मध्य है, मध्य में 4th लेयर आता है। और 4th लेयर तक अगर आप समझ में आए तो आपको पूरा का पूरा ये नाड़ी का नॉलेज और प्रिसाइज नॉलेज आपको मिल जाएगा। लेकिन फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, 6, 7 लेयर तक जाना है तो नाड़ी की जितने स्किन के जो लेयर है, 1/16, 1/18, 1/12, 1/8, 1/5, 1 और 2 जो लेयर जो बताए हैं स्किन के, उसी हिसाब से अगर आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर उसके हम पार्ट करके अगर हम देखते हैं तो भी हमें स्किन के लेयर से नाड़ी तक हम जा सकते हैं। ओके, तो ये 7 लेयर है, इसमें 5th और 6th लेयर ये ऑर्गन का है। देखो ये 5th और 6th ये ऑर्गन का है, बिकॉज ये स्लाइड उसके बाद में नहीं है, इसीलिए 5th और 6th में हमें ऑर्गन देखने हैं। ऑर्गन राइट का राइट में, लेफ्ट का लेफ्ट में, दोनों हाथ वहां पे यूज होते हैं, तो वो हमें देखना है। तो ये 5th और 6th में ऑर्गन देखने हैं। 4th में जो देखना है वो मीन रहता है, पूरा का पूरा सेंट्रल ग्रेविटी रहती है। तो क्या सेंट्रल ग्रेविटी, वो भी हम देखेंगे। तो अभी लेयर बाय लेयर जाएंगे। तो फर्स्ट लेयर में आग्रे वहा नाड़ी, अग्रे वात वहा नाड़ी, मध्ये वहति पित्तला, अंते श्लेष्मा कारिणो नाड़ी नेहा बुधा सदा। ये न मीमांसित कथन जनम, ओके, नो मीमांसित कथन जनम। लेकिन मुझे अगर मैं क्वेश्चन नहीं करूंगा तो मेरा नॉलेज बढ़ेगा कैसे? तो मैं नाड़ी को अगर मैं यहाँ पे टच करता हूं तो आग्रे वहती नाड़ी वात है, और मध्य में पित्तला है, और अंत में श्लेष्मा है। ये क्यों है, इसका अगर क्वेश्चन का आंसर अगर आप जान सको तो आगे के लेयर बहुत ही इजी है। तो यहाँ पे हृदय से होते हुए वो कंपन से एक साथ वात पित्त कफ हृदय से बहते हैं। मतलब ऐसा समझो कि उनकी रेस चालू हो गई है हृदय से, वैन वायु ने उसका आहार का विक्षेपण किया है, और वो रस रक्त से हमारे पूरे शरीर में बहते हैं। तो अंत में आग्रे जो आएगा, अंगुष्ठ मूल की जो आग्रे जो आएगा वो वात नाड़ी है। वात नाड़ी क्यों? बिकॉज वात ये वायु और आकाश को डिनोट करता है, मध्य ये तेज को डिनोट करता है, कफ ये जल और पृथ्वी को डिनोट करता है। जो वह गति गंधर्व, गति जो है वो वायु में है, इसीलिए सबसे पहले वो सूक्ष्म गुण जो है वो वायु में है। कफो ये मंद है, इसीलिए सबसे आखिर में मंद होने की वजह से हृदय से विक्षेपण होने के बाद जो सबसे आखिर में आएगा वो कफ है, सबसे पहले जाएगा वो वात है, और स्वरगुण ये पित्त का होने की वजह से दोनों के बीच में रहेगा, इसीलिए मध्य में पित्त है। ये समझा तो आगे की नाड़ियां बहुत सिंपल है और बहुत ही अच्छी तरीके से हमें समझनी है। और ये नाड़ी समझने के लिए थोड़ा मेडिटेशन करना जरूरी है। और ये जो पोजीशन है,
ये पोजीशन आना बहुत जरूरी है। ये पोजीशन एक दिन में नहीं आते हैं, अगर आप ऐसे करोगे तो आपको समझेगा नहीं। इसीलिए उसको कंटिन्यूस पेन के साथ एक सरफेस पे और हमें रखना है वात पित्त कफ, उसका लोकेशन हमें समझना है। और ये टिप को हर एक कौन से भी लेयर में, कौन से भी स्थान पे, कौन से भी सरफेस पे उसको टच हमें कंटिन्यूस करना है। उससे क्या होगा, हमारा नॉलेज बढ़ेगा। ये वात पित्त और कफ का जो ग्रेडेशन है वो हमें समझेगा। इंडेक्स फिंगर में वात है, मिडल फिंगर में पित्त है, रिंग फिंगर में कफ है, लेकिन ये सार्वदेहिक हुआ, बराबर है। तो ऐसा कौन सा वात है, कौन सा पित्त है, कौन सा कफ है जो सार्वदेहिक है, मतलब सुपरफिशियल में मुझे क्या समझा, वात पित्त कफ जो सार्वदेहिक है। तो सार्वदेहिक वायु में वैन वायु ये सार्वदेहिक है, ऊर्ध्व अर्ध तीर्य उसकी गति है, इसीलिए वो सार्वदेहिक वैन वायु है। पित्त में सार्वदेहिक भ्राजक पित्त है, जो कि रंग छटा जो डिस्कलरेशन है हमारे सेल में, जो कलर है वो भ्राजक पित्त की वजह से होता है। इसीलिए हर सेल में भ्राजक पित्त का वहां पे रहना अनिवार्य है। और रिंग फिंगर में जो कफ है वो सार्वदेहिक कफ, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। सार्वदेहिक जो कफ है वो श्लेषक कफ है, श्लेषक कफ जो कि संधियों के बीच में रहता है, अस्थि संधियों के बीच में नहीं, संधियों के बीच में। अगर मर्म चिकित्सा अगर आपने पढ़ा रहेगा तो मांस, शिरा, स्नायु, धमनी, अस्थि, मर्म, संधिया, मतलब दो विजातीय घटकों को जहां पे एकत्रित होता है उस घटकों को संधि बोला है। तो सार्वदेहिक कफ कौन सा हुआ, तो श्लेषक कफ। तो सुपरफिशियल में मैंने वात पित्त और कफ देखे, लेकिन मैंने वात में वैन वायु देखा, पित्त में मैंने भ्राजक पित्त देखा, और कफ में मैंने श्लेषक कफ देखा। ये हो गया फर्स्ट लेयर ऑफ नाड़ी, जो कि सुपरफिशियल 1/18 लेयर जो स्किन का है उसके ऊपर मैंने देखा। उसके आगे जाएंगे सेकेंड लेयर। तो सेकेंड लेयर में भी मैं दोष ही देखने वाला हूं, दोष, टॉप टू बॉटम दोष ही है। बिकॉज वीणा रोगात, मतलब दोष के बगैर दोष नहीं है, अब हाँ, दोष के बगैर रोग नहीं है, तो मुझे दोष ही देखने हैं। तो सेकेंड लेयर में भी मैं दोष ही देखने वाला हूँ। सब टाइप ऑफ दोष, जो एक जो टाइप गया है वात का वो वैन वायु गया है, रिमेनिंग 4 टाइप, जो कि ये इंडेक्स फिंगर अगर मैंने कंकणाकृति लाइन में यहाँ पे रेडियल आर्टरी के ऊपर मैंने रखा है, तो यहाँ पे मैं एक उंगली के अगर मैं 2 पार्ट करता हूँ, सुपीरियर और इंफीरियर, तो ये डायफ्राम के ऊपर का ये ऊर्ध्व जद्रुगत और ये अध जद्रुगत, ऐसे आप बोल सकते हो, अबव द डायफ्राम, बिलो द डायफ्राम, ऐसे आप बोल सकते हो। लेकिन फिर भी यहाँ पे जो सुपरफिशियल टूवर्ड्स द, देखो टूवर्ड्स द थंब और टूवर्ड्स द हार्ट, ये आप जान लो। जब भी मैं अभी बोलूंगा टूवर्ड्स द थंब, तो ये डिस्टल पार्ट हो गया हार्ट का, और टूवर्ड्स द हार्ट मतलब ये हार्ट के करीब हो गया। तो उस हिसाब से हमें उसके 4 पार्ट करने हैं। तो सुपरफिशियल पार्ट में मतलब टूवर्ड्स द थंब, यहाँ पे कौन आएगा, तो 5 वायु और 5 महाभूत का अगर हम मिश्रण करते हैं तो ये हमें पंच महाभूत और पंच वायु का मिलाप करने के बाद ही ये सेकेंड लेयर समझेगा। तो ये 5 महाभूत को हम इकट्ठा करते हैं। आकाश महाभूत, आकाश से अप्रतिघात से, मतलब उसका गति कैसे होगा, उसका गति ज्यादा होने की वजह से वो टूवर्ड्स द थंब, यहाँ पे हमें वो डिनोट होगा। और पृथ्वी महाभूत, ये उसमें गति कम होने की वजह से वो कहां पे डिनोट होगा, वो टुवर्ड्स द हार्ट, उसमें पृथ्वी महाभूत है इसलिए उसका गति बहुत ही कम होगा। ओके, तो ये 5 महाभूत और पंचवायु को हमें यहाँ पे देखना है। तो आकाश महाभूत ये प्राण वायु को डिनोट करता है, और वायु महाभूत ये वैन वायु को डिनोट करता है, समान वायु ये तेज महाभूत को डिनोट करता है, उदान वायु ये जल महाभूत को डिनोट करता है, अपान वायु में गंध होने की वजह से ये पृथ्वी महाभूत को डिनोट करता है, समान वायु ये उरस स्थान में होने की वजह से उरस स्थान में अवलंबक कफ है, और शेषाणाम पे अनुग्रह, उस हिसाब से उदक को जल महाभूत बोला है। समान अग्नि समीपस्था, इसलिए समान वायु को अग्नि बोला है। और वैन की जो गति है वायु के साथ उसकी गति दिखती है आकाश से अप्रतिघात से, इसलिए प्राण। तो इस हिसाब से हमें इंडेक्स फिंगर में कैसा स्ट्रक्चर दिखेगा, कुछ इस तरीके से हमें स्ट्रक्चर दिखेगा। प्राण वायु ये आकाश महाभूत डिनोट करेगा, समान वायु अग्नि, उदान वायु उसमें गति उससे कम है इसीलिए वो लॉ ऑफ ग्रेविटी से थोड़ा कम नीचे में दिखेगा। उदान वायु उसके बाद में पृथ्वी महाभूत जो कि टुवर्ड्स द हार्ट हमें दिखेगा। उसके बाद सेम फंडा पित्त के बारे में हमें समझना है। पित्त में आकाश
महाभूत जो कि साधक पित्त को डिनोट करता है, और भ्राजक पित्त ये हमें भ्राजक पित्त ये वायु महाभूत को डिनोट करता है, और आलोचक पित्त जो कि तेज महाभूत का स्थान है, इसीलिए तेज महाभूत को डिनोट करता है। उसके बाद में रंजक पित्त ये जल महाभूत को डिनोट करता है। पाचक पित्त ये आकाश महाभूत को ये पृथ्वी महाभूत को डिनोट करता है। तो इस हिसाब से मिडल फिंगर में हमें क्या समझ में आया, मिडल फिंगर में सेकेंड लेयर में कुछ इस तरीके से साधक पित्त ये आकाश महाभूत होने की वजह से ये टूवर्ड्स द थंब हमें समझ में आया। पाचक पित्त में पृथ्वी महाभूत होने की वजह से ये टूवर्ड्स द हार्ट वो रहता है। रंजक पित्त में जल महाभूत होने की वजह से वो पाचक पित्त से थोड़ा ऊपर की ओर वो दिखने लगता है। आलोचक पित्त में अग्नि होने की वजह से रंजक पित्त से ऊपर में वो डिनोट होता है। तो इसीलिए हमें इस फिंगर के 4 पार्ट करना है और समझना है। सेम कफ को भी हमें अगर समझना है तो कफ को तर्पक कफ ये आकाश महाभूत है, और श्रेष्ठक कफ ये वायु महाभूत है, बोधक कफ ये तेज महाभूत है, क्लेदक कफ ये जल महाभूत है, और अवलंबक कफ ये पृथ्वी महाभूत है। इस हिसाब से हमें सेकेंड लेयर में ये तर्पक कफ आकाश, बोधक कफ तेज, क्लेदक कफ जल, अवलंबक कफ पृथ्वी महाभूत के हिसाब से हमें उसके बाइफर्केशन मिले। मतलब फर्स्ट लेयर में हमने वायु को सार्वदेहिक देखा, इसके बाद में हमने सेकेंड लेयर में उसके सब टाइप देखे। तो इस हिसाब से हमें क्या समझा, इस हिसाब से हमें पंचमहाभूत का लोकेशन समझा, पंचमहाभूत के लोकेशन के हिसाब से उसका आइडेंटिफिकेशन समझा, वो कहाँ पे डिनोट करता है वो समझा, वहां पे पल्सेशन होता है तो उस महाभूत का उस वायु वो बिगड़ा हुआ है वो समझा। उससे क्या समझा, उससे हमें ये उंगली शरीर है, उस शरीर के हिसाब से उस शरीर में दिखने वाला उसका स्थान हमें लोकेशन समझा। अगर वायु में उस स्थान में अगर लोकेशन होता है तो उस स्थान में उसका पल्सेशन ज्यादा दिखता है। तो कुछ इस तरीके से उसका प्रेजेंटेशन होगा। वैन वायु भ्राजक शीर्षक कफ जो कि सुपरफिशियल लेयर में दिखा है, तो उसके बाद में ये दोनों को कंपेयर करने के बाद सुपरफिशियल 2 लेयर को कंपेयर करने का फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर कुछ इस तरीके से हमें लोकेशन समझता है। अभी तक फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर में हमने दोष ही देखे, तो थर्ड लेयर में देखना क्या है। थर्ड लेयर 1/12 ये ब्रीही का है, तो उसमें देखना क्या है, तो थर्ड लेयर में हमें धातु देखनी, जो शुक्र धातु ये सार्वदेहिक है, इसीलिए हर फिंगर के मिड में शुक्र हमें देखना ही है। उसमें उस दोषों का प्राबल्य होगा। वात प्राबल्य शुक्र, पित्त प्राबल्य शुक्र, कफ प्राबल्य शुक्र, ये उसके टीप में सेंटर में देखने को मिलेगा। तो ये नीचे और ऊपर में कौन कौन से हमें धातु देखने हैं, तो आश्रय भाव से हमें उसके धातु देखने हैं। तो जो रिंग फिंगर है वो कफ को डिनोट करता है। कफ का आश्रय मिडल फिंगर जो कि पित्त को डिनोट करता है, पित्त ये रक्त का आश्रय है, और वायु ये अस्थि धातु का आश्रय है। रिंग फिंगर जो कफ ये रस का आश्रय है। तो हमें अभी तक 4 धातु मिले हैं, मतलब रिंग फिंगर में रस, मिडल फिंगर में रक्त और इंडेक्स फिंगर में अस्थि। अभी रिमेनिंग 3 धातु बाकी है। तो अगर हम ऐसे रखेंगे तो टूवर्ड्स द हार्ट रिंग फिंगर में यहाँ पे रस मिलता है जो कि कफ दोष का डिनोट करता है। रस और कफ सेम प्रॉपर्टी से शरीर में परिभ्रमण करते हैं। उसी हिसाब से तौलने में अगर देखेंगे रस और मेद की संप्राप्ति अच्छी तरीके से जाती है। तो इसीलिए डिस्टल पार्ट मतलब टूवर्ड्स द हार्ट में हमें क्या मिलता है, रस मिलता है। टूवर्ड्स द थंब हमें मेद धातु की प्रचिति होती है। मिडल फिंगर में देखेंगे तो टूवर्ड्स द हार्ट यहाँ पे हमें मांस धातु की प्रचिति होती है, और टूवर्ड्स द थंब हमें रक्त धातु की प्रचिति होती है। इंडेक्स फिंगर में यहाँ पे टूवर्ड्स द हार्ट यहाँ पे अस्थि धातु की प्रचिति होती है, और टूवर्ड्स द थंब हमें मज्जा धातु की प्रचिति होती है। मज्जा धातु क्यों? बिकॉज मज्जा धातु प्रतत वात रोगिणाम, ये मज्जा व स्रोतस का जो हेतु है प्रतत वात रोगिणाम, मतलब वात और मज्जा का कुछ तो संबंध है, इसीलिए वहां पे इंडेक्स फिंगर में यहाँ पे टूवर्ड्स द हार्ट अस्थि, टूवर्ड्स द थंब ये मज्जा, मिडल फिंगर में टूवर्ड्स थंब माउंस, और टूवर्ड्स थंब हमें रक्त देखने को मिलता है। कुछ इस तरीके से हमें पिक्चर प्रेजेंटेशन हमें देखने को मिलता है। ये हो गया थर्ड लेयर।
थर्ड लेयर में हमने क्या देखा, फर्स्ट 2 लेयर में हमने धातु देखे, थर्ड लेयर में हम क्या देखने वाले हैं, थर्ड लेयर में हम धातु हमने देखे। अभी फोर्थ लेयर, जो फोर्थ लेयर हमने देखा वो मिड है, पूरा का पूरा मिड है। तो फोर्थ लेयर में हमें क्या देखने हैं, फोर्थ लेयर में चक्र देखने, फोर्थ लेयर में चक्र देखने हैं, फोर्थ लेयर में टिप में पंचमहाभूत देखने हैं और मन देखना है। जो 3 दोष है, 3 दोषों का इंडेक्स फिंगर, ये वात है, ये पित्त है, ये कफ है। मन के अनुसार ये रजोगुण है, ये सत्व गुण है। मिडल फिंगर जो है वो सत्व गुण है और रिंग फिंगर ये तमोगुण है। मतलब टिप में मैंने क्या क्या देखा, टिप में मैंने मन के जो गुण और दोष देखे। जो इंडेक्स फिंगर में रजोगुण वो टिप में दिखता है, मिडल फिंगर में सत्व गुण और रिंग फिंगर में तमो दोष, ये हमें यहाँ पे टिप में सेंटर में देखने को मिलते हैं। जो चक्र है वो चक्र इंडेक्स फिंगर में टूवर्ड्स द थंब, इंडेक्स फिंगर टूवर्ड्स द थंब, ये मूलाधार चक्र है, टूवर्ड्स हार्ट ये स्वादिष्टान है, मिडल फिंगर में टूवर्ड्स थंब ये मणिपुर चक्र है, टूवर्ड्स हार्ट ये अनाहत चक्र है, रिंग फिंगर में टूवर्ड्स थंब ये विशुद्ध चक्र है, टूवर्ड्स हार्ट ये आज्ञा चक्र है। और सेंटर में पंचमहाभूत में ये प्राण है, ये तेज है, मिडल फिंगर ये तेज है, रिंग फिंगर ये ओजस है। तो कुछ इस तरीके से हमें उसका बायफर्केशन देखने को मिलता है। अभी फिफ्थ लेयर में जाएंगे। फिफ्थ लेयर देखने के लिए हमें दोनों हाथ यूज करने हैं। दोनों हाथ यूज कैसे करने हैं, ये मेरा राइट है, पेशेंट के राइट साइड में टच करना है, मेरा लेफ्ट हैंड पेशेंट के लेफ्ट हैंड में टच करना है। तो ये लेफ्ट हैंड फिफ्थ और सिक्स्थ लेयर, जो मैंने बोला कि ऑर्गन डिनोट करते हैं, ये दो स्रोतों मूल को बताता है। स्रोतों मूल समझना है तो हमें ये दोनों हाथ, राइट साइड का जो हाथ है पेशेंट के राइट साइड के डिफॉर्मिटी बताएगा, लेफ्ट साइड का हाथ है वो पेशेंट के लेफ्ट साइड के डिफॉर्मिटी बताएगा। इसमें स्त्री और पुरुष का संबंध नहीं है, दोनों में भी राइट का राइट में, लेफ्ट का लेफ्ट में चेक करना है। ये इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर और रिंग फिंगर में हमें उसको देखना है। तो उस हिसाब से क्या क्या देखना है, तो राइट साइड में हमें यहाँ पे कोलॉन देखना है। इंडेक्स फिंगर में अगर मुझे उसकी प्रचिति होती है तो यहाँ पे कोलॉन की डिफॉर्मिटी है। अगर लेफ्ट साइड के इंडेक्स फिंगर में अगर डिफॉर्मिटी होती है, अगर मुझे पल्सेशन ज्यादा होता है तो मुझे स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पे मुझे पल्सेशन उसका मिलेगा। राइट साइड में यहाँ पे गॉल ब्लैडर होता है तो मिडल फिंगर में गॉल ब्लैडर की प्रचिति होने के लिए सुपरफिशियल में मिडल फिंगर में मुझे पल्सेशन ज्यादा मिलेगा। आमाशय में अगर गैस्ट्राइटिस होता है तो ये फिफ्थ लेयर में मुझे आमाशय उद्भवजन्य व्याधि, यहाँ पे मुझे फिफ्थ लेयर में मुझे मिडल फिंगर में देखने को मिलेगा। राइट साइड में पेरिकार्डियम है, राइट साइड में पेरिकार्डियम रिंग फिंगर में मिलेगा। लेफ्ट साइड में रिंग फिंगर में मुझे यूरिनरी ब्लैडर वो मुझे कफ के अनुसार वो मुझे देखने को मिलेगा। तो क्या है, तो कुछ इस तरीके से सुपरफिशियल इंडेक्स फिंगर में कोलॉन मुझे देखने को मिलेगा, लेफ्ट फिंगर में मुझे स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट साइड के मिडल फिंगर में गॉल ब्लैडर, लेफ्ट साइड के मिडल फिंगर में स्टमक, राइट साइड के रिंग फिंगर में पेरिकार्डियम, लेफ्ट साइड के रिंग फिंगर में ब्लैडर। कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलते हैं। तो अभी इसके आगे का जो सिक्स लेयर है, सिक्स लेयर में क्या देखना है, सिक्स लेयर में फिर से हमें मूल स्थान ही देखने। तो राइट साइड के जो इंडेक्स फिंगर है, राइट साइड का जो इंडेक्स फिंगर है, अगर मुझे पल्सेशन यहाँ पे ज्यादा मिलता है तो लंग की डिफॉर्मिटी, बिकॉज यहाँ पे प्राण वायु है। और लेफ्ट साइड का अगर मुझे पल्सेशन होता है तो हार्ट जो लेफ्ट साइड में है, तो लेफ्ट साइड की मुझे पल्सेशन देखने को मिलता है। अगर उसमें मायोकार्डियल इन्फेक्शन, हार्ट की डिफॉर्मिटी होती है तो सिक्स लेयर में मुझे इंडेक्स फिंगर में मुझे इसका पल्सेशन मिलेगा। राइट साइड में अगर मिडल फिंगर में मुझे पल्सेशन मिला तो राइट साइड में लीवर है तो लीवर में डिफॉर्मिटी समझ में आती है, लीवर सिरोसिस। और लेफ्ट साइड का अगर मिडल फिंगर में अगर मुझे पल्सेशन होता है तो स्प्लीन होता है, तो स्प्लीन की डिफॉर्मिटी में देखने को मिलती है। राइट साइड के रिंग फिंगर में अगर डिफॉर्मिटी होती है तो सर्कुलेशन हमें देखने को मिलता है। और लेफ्ट साइड के अगर रिंग फिंगर का अगर पल्सेशन होता है तो किडनी। तो ऐसे इस हिसाब से मुझे अभी क्या समझ में आया, मुझे 12 ऑर्गन मुझे 2 लेयर में मैंने देखे, सुपरफिशियली 6, मतलब फिफ्थ लेयर में 6 और सिक्स लेयर में 6, ऐसे मैंने 12 ऑर्गन देखे हैं। तो इस तरीके से सुपरफिशियल मैंने ऑर्गन देखे हैं।
तो ये हो गया उसका 6th लेयर और 5th लेयर। तो कुछ इस तरीके से उसका बायो मेरिडियन क्लॉक है, उस हिसाब से मैंने 12 ऑर्गन जो कि एंडोक्राइनोलॉजी और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यहाँ पे नहीं है, बाकी के जो 10 ऑर्गन है ये हमें 5th और 6th लेयर में हमें समझ में आते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो कि 4th लेयर 3rd लेयर में जो टिप में है, शुक्र जो दिखता है उसमें हम देख सकते हैं। एंडोक्राइनोलॉजी आई थिंक सो पेरिकार्डियम में हम देख सकते हैं, लेकिन ऐसे बोला नहीं जा सकता। लेकिन जो 10 ऑर्गन है जो मेरे गुरु ने मुझे सिखाया है, वो 10 ऑर्गन हम ये 2 लेयर में हम 12 ऑर्गन ऐसे हम देखते हैं। तो कुछ इस तरीके से उसको समझ में आता है। अभी 7th लेयर में क्या देखना है, तो 7th लेयर में प्रकृति देखनी है। अभी हम लेक्चर समाप्ति की ओर जा रहे हैं, तो 7th लेयर में हम प्रकृति देखते हैं जो कि मूल स्थान में, जैसे सुख साध्य और कृष्ण साध्य में देखा है कि प्रकृति के साथ रहेगा तो सुख साध्य है। अगर ये 7th लेयर की नाड़ी और सुपरफिशियल नाड़ी अगर समान है तो सुख साध्य वैधि है। अगर इसमें डीपर का पल्सेशन और सुपरफिशियल पल्सेशन में थोड़ी सी तफावत है, ऊपर नीचे है, तो वो कृष्ण साध्य नहीं तो याप्य वैधि है, असाध्य की चिकित्सा नहीं बोलिए। तो ये 7th लेयर में प्रकृति देखनी है। वात प्रकृति ये ब्रह्मा को डिनोट करता है, पित्त प्रकृति ये शंकर को डिनोट करता है, और कफ प्रकृति ये विष्णु को डिनोट करता है। ये त्रिदेव है, नाड़ी में रहने वाले ये त्रिदेव है। तो त्रिदेवा नाड़ी संस्थिता, तो अगर नाड़ी समझनी है तो इन त्रिदेवों को समझना बहुत जरूरी है। तो ये 7th लेयर हो गया। तो कुछ इस तरीके से, मतलब समरी अगर देखेंगे तो इस तरीके से अगर हमने हमारे ओपीडी में एक चार्ट बनाया तो 7th लेयर में हमें उसका लोकेशन समझेगा। फर्स्ट लेयर में वैन वायु सार्वदेहिक वात पित्त कफ समझना है। सेकेंड लेयर में जो महाभूत है, जो रिमेनिंग जो धातु जो रिमेनिंग दोषों के सब टाइप है, उनको फर्स्ट 2 लेयर में हमें दोष ही देखने हैं। उसके तरतम भाव के लोकेशन से हमें ये 2 लेयर समझना है। ये पूरा का पूरा आज के लेक्चर का समअप है। 3rd लेयर में जो आश्रय भाव है, जो आश्रय भाव दोषों का और धातु का आश्रय भाव है, उस हिसाब से मैंने यहाँ पे उसका मज्जा और अस्थि को वात के साथ लिया है, पित्त को रक्त और मांस से लिया है, और कफ को रस और मेद से लिया है। उसको डिनोट करता है टुवर्ड्स हार्ट और टुवर्ड्स द थंब। और ये शुक्र है जो कि टिप में देखने को मिलता है। 4th लेयर में हम चक्र देखते हैं, और 4th लेयर की टिप में हम मन के गुण और दोष देखते हैं, और पंचमहाभूत जो प्राण तेज और ओज, जो कि यहाँ पे पंचमहाभूत हमें यहाँ पे देखना है। और 4th लेयर में हम ऑर्गन देखते हैं, मूल स्थान देखते हैं। मूल स्थान समझेगा तो धातु समझेंगे, धातु से दोष समझेंगे, उसका दोष दुष्य समूर्छित नाम जनितो व्याधि। तो ये चार्ट अगर समझेगा तो हमें दोष दुष्य समूर्छित नाम हमें अच्छी तरीके से समझ में आएगा। बस हमें कंफ्यूजन ये होता है कि कहाँ पे टच करना है, कौन से लेयर तक टच करना है। स्किन के 7 लेयर है, तो धीरे धीरे उसका हमें अभ्यास करना है। अभ्यासात प्राप्यते दृष्टि, और कंटिन्यूस उसका हमें रिकॉल करने के बाद उसका नॉलेज हम एक एक्सट्रीम लेवल तक जाते हैं, और उसके बाद में हमें ये पिक्चर मिलता है। इसको अगर हम हमारे ओपीडी में रखते हैं तो इसको बस टिक करना है, और उसके साथ हमें दोषपाचक, धातुपाचक और गामित्व के अनुसार, धातुओं की गामित्व के साथ, उसके वैद्यों के साथ हमें बस कल्प योजना है। तो ये उसका समअप हो गया। तो ये नाड़ी जो वेद ग्रंथों में बताए 3,50,000 नाड़ियां हैं, योग शास्त्र में 72,000 नाड़ी है, और अभी हमने बस 3 ही नाड़ी सीखी है, वात पित्त कफ। तो नाड़ी का इतना बड़ा उसका एरिया है, लेकिन बस हमें कोई समझा नहीं पाता है और हम समझ नहीं पाते। इसीलिए उसको हम अनुमान प्रमाण से, प्रत्यक्ष प्रमाण से उसको समझना है कि एग्जैक्टली ये नाड़ी का पाथ क्या है, वो कहाँ से ओरिजिनेट होता है, ये आत्मा क्या है, ध्यान क्या है, ज्ञान चक्षुषा क्या है, ध्यान चक्षुषा क्या है। ये एक दिन में होने वाली बात नहीं। हुसैन बोल्ट एक दिन में उसने गोल्ड नहीं कमाया, कंटिन्यूस रियाज करते 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 वो उस मुकाम में पहुंचा कि उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड किया। तो नाड़ी भी समझने के लिए स्व प्रमाण तो है, लेकिन विदाउट शास्त्र और विदाउट संप्रदाय, विदाउट गुरु के आशीर्वाद से हम नाड़ी सीख नहीं सकते। तो इसीलिए नाड़ी सीखने के लिए कंटिन्यूस रियाज होना चाहिए। कम से कम 50 नाड़ियों को हमें समझना बहुत जरूरी है। तो उस हिसाब से हमें नाड़ी समझना है। तो ये मैंने मेरी ओर से जो भी बताया वो अल्प है, बहुत ही कम है, जो मेरे गुरु ने मुझे सिखाया
वो मैंने आपको बताया, उसमें जो त्रुटि होगी वो मेरी है, मेरे गुरु का इसमें कोई दोष नहीं है। तो ये लेक्चर यहाँ पे हुआ है। थैंक यू, मुझे संयोजकों ने यहाँ पे लेक्चर देने के लिए बोला है। अगर आपके कोई क्वेश्चन रहेंगे तो एक या दो ही लेक्चर क्वेश्चन में ले सकता हूँ। ओके, थैंक यू। Thank you, sir, for your wonderful lecture on Nadi Parikshan. I declare the session is now open for question answer. Our speaker is busy with another appointment after this lecture, so sir will only be able to take 1 to 2 questions. So please put it in the chat box. Sir, we will wait for a minute and then start the question answer session. Hello, sir. There is one question. Please describe the Krimi Nadi. कृमि नाड़ी जो है वो कृमि नाड़ी हमें गतियों से पता चलती है, जो मैंने आपको बताया कि उष्ट्र गति, अज गति, मंडूर गति, जो गति है उस गतियों से उसको हम आम गति का भी एक डमरू गति है। डमरू गति में मैक्सिमम कृमि की डायग्नोस होता है, तो वो गतियों का एक अलग सा वो चैप्टर है। तो यहाँ पे हम दोष दुष्य समूचनाएं देखेंगे, गतियों में हम व्याधि देखेंगे। मतलब गज गति जो है वो गज गति में हम इंसेफेलाइटिस हम देख सकते हैं, और मंडूर गति में हम आम देख सकते हैं, और जलोका गति में हम वात रक्त देख सकते हैं। वो गतियों का अलग सा लेक्चर है, तो इसीलिए वो गति उसकी वेवलेंथ से ही हमें समझना है। सुपरफिशियल उसका जो चलन है, उस चलन से ही हमें उसको वो गति से व्याधि डायग्नोस होते हैं। अभी हमने बस विदाउट डायग्नोसिस हमें बस लोकेशन ही देखना है। दोष दुष्य समूचना ही हमने इस लेयर में देखी है, लेकिन जो चार्ट है वो चार्ट आप बाय हार्ट कर लो और ओपीडी में रख के उसको टिक मार्क अप करते जाओ। एंडिंग में एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द वीक आप उसमें मास्टर हो सकते हो। Thank you, sir, for a wonderful explanation. Another question is best session, sir. What about the pregnant lady? जो प्रेग्नेंट लेडी का जो आपने लेक्चर लिया है, बिकॉज कैसे है वो कुसंवन विधि और डायग्नोसिस पॉइंट ऑफ व्यू से उसको फिलहाल तो क्या बोलते हैं ना कि उसको वो बैन है, मतलब वो बताना भी बैन है और वो समझना भी बैन है। फिर भी मैं आपको मेरे हिसाब से मैं आपको बताता हूँ जो भी है, लेकिन आयोजकों का उस पे अनुमोदन होना चाहिए, तो ही मैं बता सकता हूँ कि एग्जैक्टली क्या होता है। तो ये जो नाड़ी का मतलब पुरुष नाड़ी और स्त्री नाड़ी वो अलग सा टॉपिक है, जो कि शुक्र में हम देख सकते हैं। आयोजकों ने फिलहाल ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, इसीलिए मैं इसका आंसर नहीं दे सकता। Thank you, sir, for your wonderful explanation. The another question is that या संदर्भात उपयुक्त पुस्तकांची यादी मिळाल्यास अधिक मदत होईल. Can you suggest a book, sir? ह्यामध्ये इसमें खड़ी वाले वैद्यों का एक बुक प्रकाशित है, जो कि 90 पेज का एक बुक है। वो आप रेफर कर सकते हो, लेकिन उसके जो 7 लेयर है वो अलग है। मैंने जो आपको बताया वो 7 लेयर अलग है। तो 7 लेयर्स ऑफ नाड़ी वहां पर भी पता है, लेकिन हर एक का लोकेशन मेरे हिसाब से, मेरे गुरु के हिसाब से वो अलग है, उनके हिसाब से वो अलग है। वो संप्रदाय डिपेंड करता है, लेकिन उसके पास खड़ी वाले वैद्य का एक बुक मार्केट में अभी अवेलेबल है, आप उसको रेफर कर सकते हो।
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है। और ये जो क्वेश्चन है ये बेसिक क्वेश्चन है। अगर बेसिक क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आएगा, अगर बेसिक पार्ट समझ में नहीं आएगा तो आगे आप जा नहीं सकते। तो नाड़ी समझने के लिए टच जो है ना, वो टच बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी पेशेंट आएगा तो पहले उसको टच करो, उसको एश्योरेंस दो कि मैं हूं, मैं सब देखने वाला हूं। तो जब आप उसको टच दोगे, टच से उसको आश्वासित करोगे, तो उसके बाद में एकदम सुपरफिशियल जो है वो सुपरफिशियल नाड़ी को देखना है, फर्स्ट लेयर को देखना है। ये फर्स्ट लेयर हो गया। और उसके बाद में जो डीपर में जो बोन का पार्ट लगता है वहां पे हमें सेवेंथ लेयर देखनी है। उसके बीच में फिफ्थ लेयर। तो स्किन के जो लेयर है 1/16, 1/12, 1/18, 1/8, 1/5, 1 और 2 ब्री, जो ग्रंथ में सुश्रुताचार्य ने जो 7 लेयर के वो बाइफर्केशन बताया, उस हिसाब से हमें देखना है। इनिशियल फेज में 7 लेयर में बहुत कंफ्यूजन होता है। इट इज अ माइन्यूट, वो वहां पे एक हेयर लेंथ क्या बोलते हैं ना, कि एक छोटा सा वहां पे हमें फर्क जानने को मिलता है। और वो स्टेप बाय स्टेप हमें उसमें एक्सपर्टाइजेशन आता है। बस फिलहाल के लिए आप सुपरफिशियल, मिडल और डीपर, ये आप समझो, ये 3 लेयर पे जाओ। उसके बाद में उसके आगे पीछे के लेयर, ये तो लेयर बहुत ही सिंपल है, फिफ्थ लेयर और सिक्स्थ लेयर, इसको इंडिविजुअली देखना है। तो फर्स्ट लेयर, मिडल लेयर और एंड सेवेंथ लेयर, मतलब फर्स्ट लेयर, फोर्थ लेयर और सेवेंथ लेयर तक फिलहाल आप उसको अभ्यास उसका करो। फिफ्थ और सिक्स्थ लेवल का इंडिविजुअल चैप्टर है, उसका आप इंडिविजुअली देखो। तो इस तरीके से आपको समझ में आएगा। Thank you, sir, for your wonderful explanation. Sir now has to go for another appointment. So we will stop the question answer session here. Thank you all delegates for your patient listening and question answers. I declare today's session is over now. Thank you. You can leave the meeting.